देखिए भाई इधर देखिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आवाज नहीं, अब CSIR नेट में इसका वेटेज देख लेते हैं। देखो जो स्टैंडर्ड है कि तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट सी के अंदर, ये स्टैंडर्ड उसने दे रखा है सिलेबस में, ठीक है। वेटेज में दे रखा है, इसके मार्क्स वेटेज में दे रखा है कि स्टैंडर्ड तुम्हारा 15 नंबर का आता है CSIR नेट के अंदर। अब वो 15 से 20 भी हो सकता है, 15 से 10 भी हो सकता है, ठीक है। और पिछले 2-3 बार जो हुआ है एग्जाम, मतलब 1-1.5 साल से, उसमें तो वेरी कर रहा है तुम्हारे पास में, है ना। ऐसा स्टैंडर्ड अपन मान नहीं सकते। बाकी स्टैंडर्ड जो CSIR ने माना है वो ये है कि पार्ट सी में यहां से क्वेश्चन आएंगे CSIR नेट के अंदर, और वो लगभग 15 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर मैं गेट की बात करूं, गेट के एग्जाम की, तो गेट के एग्जाम में यहां से लगभग 10 से 12 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसका मतलब छोड़ दे सब्जेक्ट को, अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि गेट में सोचो 10 से 12 नंबर यहां से आ रहे हैं। अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10-12 नंबर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके, है ना। ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, यहां से बहुत ज्यादा पेपर टफ भी बनाएगा। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो 2 क्वेश्चन तो तुम आराम से बना लोगे, और 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में बनाना बहुत, मतलब आपको कॉन्फिडेंस देगा वो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, आसान सब्जेक्ट है, बस क्लासेस रेगुलर लेना और एक एक चीज क्लियर करते रहना, है ना, सब कुछ समझ में आएगा। बाकी जेस्ट के अंदर सॉलिड आता नहीं है ना, जेस्ट के अंदर नहीं आता है सॉलिड। TFR के अंदर वही तुम्हारे पास में 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और BARC के अंदर वही तुम्हारे पास में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलो उसके बाद मैं लिखता हूं बुक्स, ठीक है। तो सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है इसकी चार्ल्स किटल, किटल की बुक है, ठीक है। एक बिल्कुल आसान लैंग्वेज की अगर तुम्हें बुक देखनी है, दैट इज द पूरी एंड बब्बर, पूरी एंड बब्बर, ठीक है। एक और सिंपल लैंग्वेज की बुक है, दैट इज MA वहाब, MA वहाब, ठीक है। एक एस्क्रॉफ्ट की बुक और आती है ना, बट सफिशिएंट है इतनी, है ना। देखो ये दोनों बुकें जो हैं, ये इसका लैंग्वेज बिल्कुल आसान है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। और इस बुक को पढ़ने के लिए पहले ये बुक पढ़ना जरूरी है। अगर आप ये पढ़ लोगे तभी आपको ये समझ में आएगी, है ना। नाम तो सुना होगा आपने, MSc में पढ़ा होगा किटल का, है ना। हो सकता है पढ़ा बहुत कम स्टूडेंट्स ने होगा। तो अभी ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जो नोट्स बनवाऊंगा आपको, उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आपको आराम से ये बुक समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं। अपन सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे तुम्हें पता रहे कि हाँ, कि यहां तक मेरा सिलेबस हो चुका है, ठीक। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी को छोड़ देते हैं ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है ना। और क्वेश्चन यहां से कभी कभी आता है और कभी नहीं आता है, आता भी तो एक क्वेश्चन आता है। लेकिन पूरा सॉलिड, आगे का जो सॉलिड है वो तभी समझ में आएगा जब आपका क्रिस्टलोग्राफी क्लियर होगा पूरा, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूरी है, अच्छे से पढ़ना है इसको। अब क्रिस्टलोग्राफी में अपन वही पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहले लैटिस की बात कर लिया, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ठीक है। आप पढ़ते होंगे मिलर इंडिसेस, पढ़ते हो नहीं पढ़ते, मिलर इंडिसेस, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर,
क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिंपल क्यूबिक हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, ये तो तीनों क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे एफसीपी, देखेंगे एफसीपी नहीं एचसीपी, ठीक है। डायमंड स्ट्रक्चर देखेंगे एटसेट्रा, है ना। फिर अपन NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे, CaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। ये सारी चीजें कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। XRD भी इसमें ही देखेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD, एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, है ना। ये सारी चीजें अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं भाई, ठीक है। ब्रेवन जोन, रेसिप्रोकल लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस, ये सब इसके अंदर अपन कवर करेंगे, ठीक है, पूरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर। और भी काफी टॉपिक इसमें छूट गए होंगे, वो अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट जैसे ही ये पार्ट खत्म हो जाएगा, अब हमारा सॉलिड का बेसिक अच्छा हो गया बिल्कुल। उसके बाद में हम इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग इन सॉलिड, बॉन्डिंग इन सॉलिड, कोवलेंट बॉन्ड, वॉन्डर वॉल्स बॉल, है ना। ये सब अपन देख, मतलब वैसे ही मैं समझा दूंगा, इनको लिखेंगे नहीं। बस बॉन्डिंग इन सॉलिड में अपन दो तरह के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन तो अपन करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन का, ठीक है। आपको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी दे देगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो, मतलब उसका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उससे तुम्हारे पास आर की वैल्यू निकालो और उसको यू में रखो, तो आपके पास में यू मिनिमम निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं। या फिर तुम्हारे पास में एक मेडलन कांस्टेंट का क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली, NaCl का, CaCl का मेडलन कांस्टेंट बताओ कितना होता है ना। तो वो मैं बता दूंगा तरीका क्या है। और दो तीन जो स्ट्रक्चर है, NaCl हुआ, CaCl हुआ, ZnF हुआ, इनका डायरेक्टली अपन याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन में क्या देखोगे भाई, लैटिस वाइब्रेशन के अंदर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा ऑसिलेशन एंड वेव के अंदर फॉर वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, है ना, पढ़ा है। वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस, ठीक है। उसमें आपने एकॉस्टिक ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच, ये सब पढ़ा होगा, है ना। तो वो सब अपन इसमें देखेंगे। इसके बाद में लिखो दैट इज द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। आपने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट, ठीक है। वहां पे सीपी पढ़ा होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी पढ़ा होगा, सीपी माइनस सीवी बराबर आर पढ़ा होगा, है ना। वो थी गैस के लिए। यहाँ पे अपन किसके लिए पढ़ेंगे, सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है, उसके लिए सीपी सीवी दोनों इक्वल होते हैं। तो सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन किया, वो मेनली तीन थ्योरी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी जिसको ड्यूलोंग एंड पेटिटलो बोलते होंगे आप, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी में भी दो होती हैं, एक तो आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी, और दूसरा तुम्हारे पास में डिबाई थ्योरी। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ना। और क्वेश्चन यहां से थ्योरेटिकल ही बनता है। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, दैट इज, इसके बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे FET, FET दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देखो ये जो सब्जेक्ट है, ये एग्जाम के पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है ही है ना, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में जो मैक्सिमम जो काम होता है वो होता है कंडेंस मैटर फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। आप जितने भी इंस्टीट्यूट है, सबसे ज्यादा जो वर्क होता है वो कंडेंस मैटर फिजिक्स पे होता है, मतलब वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये सॉलिड के जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं, हर इंटरव्यू के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे बैंड थ्योरी पूछेगा, पढ़ा इफेक्टिव मास, है ना। सिंपल क्वेश्चन होता है कि इफेक्टिव मास को और फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मास को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। बैंड्स कैसे बनते हैं सॉलिड के अंदर, क्रोनी-पेनी मॉडल क्या होता है, इफेक्टिव मास का डायग्राम बनाओ, है ना। ओमेगा के रिलेशन, डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है उसके लिए, ठीक है। टॉप पे उसकी वैल्यू क्या होती है, बॉटम पे उसकी वैल्यू क्या होती है, मिडिल में उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द कोहेरेंस लेंथ, है ना। माइजनर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर
अपन यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप, एक इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपन जनरली बोलते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, एंड दैट थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सारे ही है ना, लेकिन यहां से क्वेश्चन तुम्हें एक मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में अपन यहां पे देखने हैं बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी जिसको अपन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में अपन देखेंगे यहां पे टाइट बाइंडिंग थ्योरी, नाम से पता लग रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या है, इलेक्ट्रॉन को इनसाइड सॉलिड फ्रीली माना गया है, वो फ्रीली मोशन करते हैं, कोई लेटिस जो वहां पे होता है उनसे किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। नियरली बैंड थ्योरी मतलब नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वहां पे कंप्लीटली फ्री नहीं माना गया है, नियरली फ्री माना गया है। और दैट इज द टाइट बाइंडिंग थ्योरी, मतलब टाइटली बाइंड माना गया है लेटिस से इलेक्ट्रॉन को, है ना, नाम से पता लग रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो इसके अंदर। इसके बाद में अपन देखेंगे सेमीकंडक्टर, इसके बाद में अपन देखेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म इन सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना, कोई भी मटेरियल जो है वो डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, ये पहचानने के लिए अपन मैग्नेटिज्म इन सॉलिड देखते हैं। और अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, ये सब अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद में इसमें देखेंगे अपन हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, वैसे वो ये वाला हॉल इफेक्ट पार्ट सेमीकंडक्टर में ही आपके पास में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। और नेक्स्ट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं अपन कवर करेंगे भाई इसमें, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से। और तुम ये मान के चलो इसको कंप्लीट होने में कम से कम तुम्हारे पास 15 से 20 दिन लगेंगे, है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को कंप्लीट होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। ठीक है, 15 से 20 दिन में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखो इसके अंदर, हेडिंग लिखिए मैटर, हेडिंग लिखिए मैटर। ठीक है, तो मैटर तुम्हारे पास जनरली कितने तरह के होते हैं भाई, हाँ, सॉलिड और लिक्विड और गैस, नेक्स्ट स्टेट प्लाज्मा, और एक और बताओ बीईसी, है ना, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये जनरली 5 स्टेट माने गए हैं। ये जनरली 5 स्टेट माने गए हैं। ठीक है, आई होप आपको इन सब के बारे में तो पता होगा, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, है ना। इसके लिए 1-2 लाइन लिख लो, बीईसी के बारे में लिख लो। देखो बीईसी इज टाइपिकली फॉर्म्ड बाय, बीईसी इज typically formed by a gas of boson at low densities, a gas of boson by
low densities is cooled to temperature very close to is cooled to temperature very close to absolute temperature, very close to absolute temperature, absolute temperature यानी कि -273.15 की किसी बोसोन गैस को लो डेंसिटी के ऊपर जब इतने टेम्परेचर पे कूल किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, बीईसी बनता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना हुआ है बीएआरसी के अंदर बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पे। जब आप थर्मोस्टेट्स पढ़ोगे तो वहां पे बताएंगे कि जो बीईसी, जो ये जो स्टेट है बीईसी, ठीक है, वो कब बनती है, कहां बनती है, लो डेंसिटी पे और लो टेम्परेचर के ऊपर, है ना। ऑप्शन ऐसे आता है, हाई डेंसिटी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी, ठीक है, लो टेम्परेचर लो डेंसिटी, हाई टेम्परेचर हाई डेंसिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो स्टेट बनती है वो लो टेम्परेचर और लो डेंसिटी पे बनती है। और किसकी होती है, बोसोन की। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना। अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड की प्रॉपर्टी को समझने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक, सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट लिखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें लिखो टू डिफरेंशिएट इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, टू डिफरेंशिएट इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, to differentiate insulator, semiconductor and conductor we study electrical property, we study electrical property, we study electrical property। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर, बैंड थ्योरी के अंदर। ठीक है, इन सब में अपन ये सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड लिखो इसके अंदर, सेकंड लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखो टू नो द टू नो द टू नो द पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एटसेट्रा, है ना। एंटी फेरो भी होता है, फेरी भी होता है। ठीक है, मतलब कौन सा सॉलिड पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये जानने के लिए हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कहां पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म इन सॉलिड में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड लिखो थर्मल प्रॉपर्टी, थर्ड लिखिए इसके अंदर थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी कि कौन सा सॉलिड थर्मली स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, यानी कि कौन से मटेरियल, कौन सा सॉलिड ऐसे मटेरियल है जिसको टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं उसके ज्यादा मटेरियल पे इफेक्ट नहीं होता है ना, स्टेबल है वो। और एक ऐसा मटेरियल जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाए, जल जाए, वो थर्मली अनस्टेबल हो गया। तो ये जानने के लिए अपन क्या करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यानी कि मैं बोलूं कौन सा मटेरियल थर्मली कंडक्टिंग है और कौन सा थर्मली इंसुलेटिंग है ना। तो लिखो इसके अंदर टू नो विच सॉलिड इज, टू नो विच सॉलिड इज thermally insulating, thermally insulating and thermally conducting, thermally conducting, thermally conducting। ठीक, फोर्थ नंबर लिखो इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी,
मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब कौन सा सॉलिड मटेरियल मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है, तो देखो टू नो विच सॉलिड इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, टू नो which solid is mechanically strong, to know which solid is mechanically strong। ऐसे ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना, कि कौन सा किससे हम सोलर सेल बना सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं, कौन से मटेरियल से, वो हम किस में देखते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में। लिख लो लास्ट, ऑप्टिकल या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लिखो इसमें, विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक, which material is required to make, is required to make solar cell is described by solar cell। एक एग्जांपल बता दिया मैंने, is described by, is described by optical property, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मेनली तुम्हारे पास में कुछ प्रॉपर्टी है, ये जानने के लिए हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का स्टडी करते हैं, सिंपल। ठीक है, सॉलिड क्यों पढ़ते हैं, सॉलिड कोई भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब सबसे पहले मैंने देखा मैटर कितने टाइप के होते हैं, तो मैटर में आप किस चीज की स्टडी करेंगे, अपन सॉलिड की। ठीक है, 5 स्टेट बताई थी मैंने, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने होते हैं तुम्हारे पास में, कितने होते हैं भाई, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है तुम्हारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा तुम्हारे पास में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और इस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को और क्या बोलते हैं, एमोर्फस भी बोला जाता है, एमोर्फस। ठीक, अब जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है तुम्हारे पास सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है तुम्हारे पास पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर, मैटर में सॉलिड, सॉलिड के अंदर अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने वाले हैं यहां पे। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग लिखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो सबको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें एटम्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो, मतलब एक अरेंज्ड वे के अंदर हो, है ना, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी एक रेगुलर अरेंजमेंट हो। जैसे तुम्हारे पास यहां पे कोई एक एटम है, एक यहां पे एटम है, एक यहां पे, इस तरह से एटम्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक, बना लो ये साथ में। ये बना लो भाई।
ठीक। मतलब ये है कि मैं किसी एक एटम को सिलेक्ट कर लूं, जैसे इसको सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो इससे यहां पे ये जितनी दूरी के ऊपर होगा ये भी कितना होगा, सेम दूरी के ऊपर होगा, ठीक है। इससे ये जितनी दूरी के ऊपर है इतना ही इधर होगा। अगर और इधर एटम होता तो सेम डिस्टेंस पे होता। मतलब एक एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, पीरियोडिक होता है ना। यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास कितनी है, 2r है। मतलब एक एटम का मैं रेडियस कितना मान लू, r मान लू, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2r हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारे पास, इसका 2r ही डिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो लिख लो चाहिए 2r क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अपन यूज में लेंगे बार बार आगे। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज 2r। और r आपके पास में है एटॉमिक रेडियस, किसी एक एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस दैट इज स्मॉल r। लिख लो इसके अंदर, इसमें लिख लो, इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा, पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा। लिखो देखो, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास जैसे एक एटम मैंने ये उठाया, एक एटम ये उठाया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना है, 2r है। इनके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तभी तो तुम्हारे पास में एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में रहेंगे। फोर्स लगने लग जाएगा तो वो इधर भागेगा, वो इधर भागेगा, वो इधर भागेगा, वो पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। इसमें लिखो एटम्स आर रिपीटिंग देमसेल्व्स, atoms are repeating themselves, atoms are repeating themselves after a certain distance, after a certain distance। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसके एग्जांपल लिख लो पहले, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल। डायमंड जो होता है वो किसका एग्जांपल है तुम्हारे पास, ठीक है, लिख लो, ठीक है, लिख लो डायमंड, डायमंड, Cu कॉपर, Au है ना, एटसेट्रा। ये सभी तुम्हारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब लिखो उसमें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा भाई, जिसका पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होगा, एक रेगुलर वे में नहीं होगा। कोई एटम इधर जा रहा है, कोई एटम इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस तरह से तुम्हारे पास में होता है ना। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओगे। लिखो इसके अंदर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और सॉलिड, ऑफ एटम्स और सॉलिड, ऑफ एटम्स और सॉलिड, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे प्लास्टिक जो होता है उसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड माना गया है ना। इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक अरेंज वे में नहीं होता है, इररेगुलर होता है।
नेक्स्ट लिखो इसके अंदर नेक्स्ट लिखो सिंगल क्रिस्टलाइन, है ना। मैंने बताया तुम्हारे पास में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी दो तरह से होते हैं, एक तो सिंगल और एक पॉलीक्रिस्टलाइन, है ना। तो लिखो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर थ्रू आउट द क्रिस्टल वी हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, थ्रू आउट दिस क्रिस्टल we have same type of arrangement, same type of arrangement same type of arrangement is called, लिख लो, is called single crystalline solid, is called single crystalline solid, it's called single crystalline solid, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये वही तुम्हारे पास जो मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया था स्टार्टिंग के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड वही है तुम्हारे पास। एग्जाम्पल लिख लो आप, तो जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया, ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे पास में, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। लिखो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। लिख लो इसके अंदर, इसमें क्या होगा भाई, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट तो होगा लेकिन बहुत सारे सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है कहीं ना कहीं बीच में टूट जाती है ना। तो लिखो इसके अंदर, इसमें लिखिए पीरियोडिकली ब्रेक्स इन बिटवीन, पीरियोडिकली ब्रेक्स इन बिटवीन, इन बिटवीन कहीं ना कहीं बीच में टूट जाती है ना। नीचे लाइन से लिखो एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल, एग्रीगेट ऑफ large number of single crystalline solid, मतलब बहुत सारे सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनको एग्रीगेट कर देते हैं तो आपके पास में पॉलीक्रिस्टलाइन बन जाता है। नेक्स्ट लिखो इसमें द स्मॉल सिंगल क्रिस्टलाइन आर नोन एज, लिखिए द स्मॉल सिंगल क्रिस्टलाइन आर नोन एज ग्रेन्स। आपने पढ़ा होगा ये, या नाम सुना होगा ग्रेन्स। एंड उनकी जो बाउंड्री होगी उनको क्या बोलेंगे, ग्रेन बाउंड्री, है ना। एंड बाउंड्री सेपरेटिंग दीज क्रिस्टल, एंड बाउंड्री सेपरेटली दीज क्रिस्टल is known as grain boundary, ग्रेन बाउंड्री, ठीक। आप ये बना लीजिएगा, ये बना लो भाई, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक, ये तुम्हारे पास में सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक आपके पास ये है, ये है, ऐसे तुम्हारे पास है, ठीक। अगर इसमें मैं ये देखूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक, इसको बोलते हैं ग्रेन्स, दिस इज ग्रेन्स।
और ये जो होती है ना ये वाला, ये देखो ये बाउंड्री, ये एक पूरा सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसको, ये पार्ट एक तुम्हारे पास सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? ये, इसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री। इस तरह से तुम्हारे पास एटम्स होते हैं इसके। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो तुम्हारे पास जैसे कॉपर हो गया, एयू हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। एजी एजी सॉरी एजी, ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, जनरली जो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो पॉली से ज्यादा होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये लो, तो ये आपके पास में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। थोड़ा सा सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है। आगे डायरेक्टली मैं बोलूंगा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें एटम जो है पीरियोडिकली अरेंजमेंट है। ये तुम्हारे पास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं बोलूंगा ये सिंगल क्रिस्टलाइन है, इसका मतलब थ्रू आउट द क्रिस्टल एटम्स एक पीरियोडिकली अरेंजमेंट में होते हैं। जबकि मैं पॉली बोलूंगा तो वहां पे कहीं ना कहीं जो उसकी सिंगल क्रिस्टलाइन है वो अरेंजमेंट है वो ब्रेक हो रही है, तो एक पर्टिकुलर वे में सिंगल क्रिस्टल होंगे। यहां पे तुम्हारे पास एटम बिल्कुल तुम्हारे पास में वेल मैनर फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, उसके बाद में उसकी पीरियोडिसिटी टूट जाएगी, फिर यहां पे तुम्हारे पास एटम्स इस वाले पार्ट के अंदर क्या होंगे? वेल अरेंज्ड होंगे। तो ऐसे करके इन सबका एग्रीगेट जो होता है दैट इज द पॉलीक्रिस्टलाइन। तो वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि सर पॉलीक्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे ऐसे कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर। अब अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर किया ना, जो मेन तुम्हारा यहाँ पे सॉलिड में होता है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, है ना, दैट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उनकी स्टडी करते हैं, तो लिखो स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो इसमें जो है सबसे पहले लिखेंगे आप लैटिस, सबसे पहले लिखो लैटिस, हेडिंग लिखिए लैटिस। जनरली पूछते भी हैं ये इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो लैटिस क्या होता है भाई? लैटिस एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है लैटिस पॉइंट्स का, है ना। अब लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? जस्ट एक, ये लैटिस जो है एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। मैथमेटिकल का मतलब इमेजनरी है, ये तुम्हारे पास ये जो पूरा कंसेप्ट है ये इमेजनरी है। जबकि इसके बाद में एक और पढ़ेंगे अपन बेसिस, वो क्या है? फिजिकल कंसेप्ट है ना। वहां पे एटम, बेसिस का मतलब है एटम्स, जो पॉइंट हमने सोचे हैं इमेजनरी किए हैं उनके ऊपर ले जाके एटम रख दो। ठीक है, और जब लेटिस और बेसिस मिल जाएंगे तो क्या बना लेगा आपके पास में? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए बना लो डायग्राम, ये बना लो, या पहले लिख लो इसके अंदर एक दो लाइनें लिख लो। देखिए it is a set of periodic imaginary points in the space. It is a set of periodic arrangement of, it is a set of periodic arrangement of imaginary points in the space. Imaginary points in the space.
इन द स्पेस, ठीक है। और जो मैंने यहां पे ये लिखा है ना इमेजिनरी पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं भाई? लैटिस पॉइंट, इनको बोला जाता है लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो एक बार के लिए बना लीजिएगा। मैंने बोला पीरियोडिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल पीरियड में होना चाहिए, एक अरेंज्ड वे के अंदर होना चाहिए आपके पास। ये लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं कहूंगा ये आपके पास जो पूरा है इसको हम बोलते हैं लैटिस। और एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? लैटिस पॉइंट। इसे एक पॉइंट को मैं बोलूंगा लैटिस पॉइंट, ठीक है। जो लैटिस है जस्ट ये क्या है? एक तरह से इमेजिनरी कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये। दिस इज ओनली मैथमेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। चलो इसी में लिखो, इसी में लिखो ब्रेवियस लेटिस, इसी में लिखो ब्रेवियस लेटिस। ब्रेवियस लेटिस, इसका मतलब क्या होता है भाई? ब्रेवियस लेटिस क्या होते हैं? व्हाट इज ब्रेवियस लेटिस? मैं बोल रहा हूं ये पूरा लेटिस है तुम्हारे पास। लेटिस क्या होता है? जस्ट एक पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द इमेजिनरी पॉइंट, लेटिस पॉइंट्स होता है। अब ये पूरा जो लेटिस है ना, जिसको मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, ये ब्रेवियस लेटिस कब होगा? इसमें जितने भी लेटिस पॉइंट हैं उनका बिहेवियर सेम होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये वाला एक लेटिस पॉइंट को बोल दिया P और इसको बोल दिया मैंने Q, ठीक है। तो इसका बिहेवियर देखो, इसके सराउंडिंग इधर एक एटम नहीं, एक लैटिस है ना, इधर एक लैटिस पॉइंट, इधर एक लैटिस पॉइंट, इधर एक लैटिस पॉइंट, इधर एक लैटिस पॉइंट। क्या इसका भी ऐसा ही है? इधर लैटिस पॉइंट, इधर लैटिस पॉइंट, इधर लैटिस पॉइंट, इधर लैटिस पॉइंट, है ना। और एक्स्ट्रा बिहेवियर तो इसका नहीं मिल रहा। तो जो दोनों लैटिस, जितने भी लैटिस पॉइंट है, सभी का बिहेवियर इस पूरे लैटिस में सेम रहेगा, है ना। इसका सराउंडिंग सेम रहेगा सभी का। तो इस ऐसे लैटिस को अपन क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर मैं यहां पे ये ले लूं एक, ठीक है, तो इसमें तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा, फिर क्या ब्रेवियस लैटिस नहीं बनेगा? बनेगा ना। जो अपन देखो, जैसे अपन ने इतना ही बनाया, इसकी जो आइडियल सिचुएशन होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट तक तुम्हारे पास में लेटिस पॉइंट होते हैं। अपन सोच ही तो रहे हैं, इमेजनरी तो कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा तुम्हारे पास में? इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके इधर भी तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारे पास लेटिस पॉइंट्स है, ऊपर भी है, इधर भी है, जहां तक ले सकते हो वहां तक लेटिस पॉइंट है, ठीक है। तो सभी का बिहेवियर तुम्हारे पास सेम रहेगा। तो लिख लो इसके अंदर ब्रेवियस लेटिस, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि आगे मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे 2 डायमेंशन के अंदर 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, 5 ब्रेवियस लेटिस है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो लिखो दिस लेटिस विल बी ब्रेवियस लेटिस, this lattice will be Bravais lattice, this lattice will be Bravais lattice और space lattice और space lattice, space lattice if each lattice point has same surrounding, if each lattice points have same surrounding, same surrounding, एग्जाम्पल लिख लो, लेटिस पॉइंट P and Q have same surrounding, एग्जाम्पल lattice point P and Q have
सेम सराउंडिंग, सेम सराउंडिंग, है ना। ये मैंने पी बोल दिया, एक को क्यू बोल दिया, आप बता दो इसी के अंदर, लैटिस के अंदर सेम सराउंडिंग है, इसलिए वो क्या होते हैं, ब्रेवियस लैटिस होते हैं। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर बेसिस। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर बेसिस। बेसिस, इसका दूसरा नाम, इसको मोटिफ भी बोलते हैं, मोटिफ। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, लिख लो बेसिस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। बेसिस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, atoms by attaching the basis to each lattice point, by attaching the basis, attaching the basis to each lattice point, to each lattice point, we have a, या we get a crystal structure, crystal structure। यानी ये कहने का मतलब जो बेसिस होगा, इट इज ए फिजिकल कंसेप्ट। मतलब बेसिस को हम अपने हैंड से छू सकते हैं, एटम्स को वहां पे रखते हैं, जबकि लैटिस पॉइंट को वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, वो इमेजिनरी पॉइंट्स है वो, ठीक है, ये होता है बेसिस। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखूं अगर, तो क्या लिखूंगा भाई, लैटिस प्लस बेसिस क्या होगा आपके पास, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, यहां पे भी मैं दोबारा लिख देता हूं, दिस इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड दिस इज द फिजिकल कंसेप्ट, फिजिकल कंसेप्ट। ठीक, ऐसा कुछ मेरे पास था, देखो, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास, एक लैटिस है ना, ये मेरे पास पूरा क्या है, एक लैटिस है। ठीक, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक एक एटम को इसके ऊपर रख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक एटम रख दिया, यहां पे एक एटम रख दिया, यहां पे एक एटम रख दिया, ये एटम्स मैंने यहां पे रख दिए भाई। ये लीजिएगा, तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, एक ये क्या बन गया मेरे पास, दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां जो मैंने ऐसे बनाया है इसको मैं बोल रहा हूं बेसिस, और यहां पे जो मैंने ये डॉट से बनाया है, डॉट से बनाया है, ठीक, इसको मैं यहां पे कहता हूं दिस इज द लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। ये दोनों मिलके तुम्हारे पास क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। अगेन मैं क्या करता हूं यहां पे,
क्या है भाई ये? अगेन अगेन क्या है ये? बोलो। दिस इज ए लैटिस। अगेन तुम्हारे पास ये लैटिस हो गया, ठीक है। अब यहां पे मैं दो एटम रखता हूं भाई एक साथ, ठीक है। यहां पे मैं दो एटम रखता हूं। एक एटम तो मान लो मैंने यहां पे रख दिया, ठीक। और एक एटम मान लो मैंने यहां पे। ये लीजिएगा। ये क्या होगा तुम्हारे पास? इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज, ये क्या होगा? दिस इज टू एटम बेसिस। अगर मैं एक ही लेटिस पॉइंट के ऊपर दो एटम को रख देता हूं तो उसे हम बोलेंगे टू एटम बेसिस। अगर तीन एटम रखूंगा तो थ्री एटम बेसिस, ठीक है। तो ये बना लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। जब अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर NaCl पढ़ेंगे, CHCl पढ़ेंगे, तो उसमें मैं डायरेक्टली बोलूंगा दिस इज टू एटम बेसिस, थ्री एटम बेसिस, ठीक है। तो लिख लो इसे, इसके लिए बना लो, लिख लो। इफ वी पुट दी टू एटम्स ऑन वन बेसिस, if we put two atoms on one basis, two atom on one basis, then this is called two atom basis. Then this is called two atom basis या डायटोमिक बेसिस भी कहते हैं, डायटोमिक बेसिस। ठीक है भाई। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जैसे यहां पे इस ग्रीन वाले एटम के सेंटर पे ही मैंने क्या रखा, लेटिस पॉइंट, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो इस ग्रीन वाले को इधर ला सकते हो और जो व्हाइट वाला एटम है उसको बिल्कुल इसके सेंटर पे ला सकते हो। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दो एटम है, थ्री एटम है, किसी को भी अपन यहां पे रख सकते हैं भाई। सिंपल, तुम्हारे पास जो वन एटम लेटिस बेसिस होता है उसमें अपन क्या करते हैं, ये लेटिस होता है और इसके लेटिस पॉइंट होता है, इसके सेंटर पे यहाँ पे क्या रख देते हैं, यहाँ पे एटम रख देते हैं। लेकिन टू एटम होता है, थ्री एटम होता है, तब क्या करेंगे, कोई भी एक एटम ले लो जिसको एक ऐसे बीच में रख दो और एक उसके पास में ऐसे रख दो, दैट इज द टू एटम बेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, इसके अंदर हेडिंग यूनिट सेल। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या लिखवाया मैंने? हाँ, इसको सही कर लेना। इफ वी पुट टू एटम ऑन वन लेटिस, है ना, ऑन वन लेटिस कर लेना बेसिस की जगह, ऑन वन लेटिस, ऑन वन लेटिस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर हेडिंग यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसको कंटिन्यूस क्या करूं, रिपीटेशन करूं तो तुम्हारे पास पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए, दैट इज द यूनिट सेल। तो लिखो इसके अंदर, आइडियल क्रिस्टल इज इनफाइनाइट इन डायमेंशन। लिखो इसमें, आइडियल क्रिस्टल इज इनफाइनाइट इन डायमेंशन, इन डायमेंशन, but real crystal cannot be infinite, but real crystal cannot be infinite, cannot be infinite, ठीक है। लिखो, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, यूनिट सेल इज द smallest unit of crystal
unit of crystal or lattice which on continuous repetition or lattice which on continuous repetition we can generate whole crystal. We can generate whole crystal स्ट्रक्चर या whole लेटिस, जब लेटिस की बात करेंगे तो ठीक है। सिंपल एग्जांपल देखो, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, जैसे तुम्हारे पास कोई 2 डायमेंशन ये दे रखा है ना, लेटिस दे रखा है, इस तरह से आपको दे रखा है भाई, ठीक है। अब इसमें से मैं एक यूनिट सेल ले लेता हूं, मान लेता हूं मैं ये वाला तुम्हारे पास कोई एक यूनिट सेल है। अब इसको देखो कंटिन्यूअस रिपीटेशन करता हूं, है ना, ऐसा यहां पे लगा देता हूं, यहां पे लगा देता हूं, यहां पे लगा देता हूं, इसके नीचे लगा देता हूं, इसके ऊपर लगा देता हूं, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो लिख लो इसको, दिस इज ए यूनिट सेल। ये तुम्हारे पास एक यूनिट सेल हो गया, एक यूनिट सेल हो गया। नीचे लाइन से लिखो इसमें, इफ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लिखो इफ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, then we have to arrange the unit cell, then we have to arrange the unit cell side by side ना। एक जस्ट यूनिट सेल निकालो, उसके साइड में रखते जाओ, ऊपर नीचे साइड हर तरफ, तो तुम्हारे पास एक पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें लिखो, जो यूनिट सेल है ये 2 टाइप्स की होती है ना, यूनिट सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, यूनिट सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। तो यूनिट सेल है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, फर्स्ट लिखो प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड सेकेंड लिखो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। लिख लो इसके अंदर, सबसे पहले लिखो प्रिमिटिव, इंपॉर्टेंट है ये बार्क और गेट के लिए, स्पेशली गेट एंड BARC। आपको कोई भी यूनिट सेल दे देगा या 4 यूनिट सेल दे देगा, उनमें से बोलेगा कि कौन कौन से तुम्हारे पास प्रिमिटिव है, या बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल बिहेव एज ए प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको देगा, तो उसमें कैसे पहचानेंगे, तो लिखो प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है भाई, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ऐसे यूनिट सेल जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट क्या होता है, 1 हो। तो लिखो इसके अंदर, देखो इट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस, कैसे लिख लो, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ऐसे लिखो भैया ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 1, है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ, कभी कभी इसको लैटिस पॉइंट भी बोल देते हैं, मतलब लैटिस भी बोल देते हैं ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस, ठीक है, पर यूनिट सेल इज 1। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखूं, सिंपल क्यूबिक एससी की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है ना। जैसे सिंपल क्यूबिक में क्या होता है भाई, चलो सिंपल क्यूबिक तो थोड़ा सा ज्यादा ऐसे एग्जांपल हो गया। चलो एग्जांपल लिखेंगे, पहले लिख लो नॉन प्रिमिटिव, दोनों को साथ में देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये क्या होगा भाई, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक से ज्यादा होंगे, है ना। तो लिखो इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, कोष्टक में आप लिख सकते हो लैटिस, पर यूनिट सेल इज मोर देन 1। मोर देन 1, ठीक। जनरली जो प्रिमिटिव होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर ही होते हैं, है ना। प्रिमिटिव के अंदर लिख लो, इसके कोष्टक में लिख लो, प्रिमिटिव जो है ना इसमें लिख लो लैटिस पॉइंट आर बिलोंगिंग ओनली टू द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट आर बिलोंगिंग ओनली ऑन कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल किसमें, प्रिमिटिव के अंदर, है ना, प्रिमिटिव के अंदर। और नॉन प्रिमिटिव में जनरली क्या होता है, कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन के ऊपर भी एटम्स होते हैं। तो लिखो लैटिस पॉइंट्स आर बिलोंगिंग, लैटिस पॉइंट्स आर बिलोंगिंग to the corner as well as other position of unit cell, other position of unit cell, other position of unit cell किसमें, नॉन प्रिमिटिव के अंदर, है ना, नॉन प्रिमिटिव के अंदर। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ना, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। जैसे तुम्हारे पास मैं मान लेता हूं ये लैटिस है, ये तुम्हारे पास लैटिस, ठीक है, ये कोई लैटिस है। एक और बना लेते हैं, ठीक। अब मैं इसमें से कोई एक यूनिट सेल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, ठीक। तो इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, अगर मैं एटम्स को रखता हूं, या इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस कितने आते हैं, लैटिस पॉइंट कितने आते हैं। जनरली देखो इसको क्या माना गया है, इसको जनरली क्या माना गया है, एक सर्किल की तरह माना गया है तुम्हारे पास, है ना। जैसे तुम्हारे पास मान लो ये, अगर मैं एक की बात करूं तो वो इसकी बात करूं, तो
तो ये ऊपर भी तो ऐसे कनेक्टेड रहेगा ना, इधर भी कनेक्टेड रहेगा तुम्हारे पास में, इधर भी कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एटम है, इस तरह से, ठीक है। मैं कौन सी यूनिट सेल ले रहा हूं, ये वाला यूनिट सेल ले रहा हूं। इस लैटिस पॉइंट का इस यूनिट सेल में कितना पार्ट आ रहा है, 1/4 आ रहा है ना, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इधर, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में इस लैटिस पॉइंट का 1/4 पार्ट आ रहा है। तो कितने यूनिट सेल है, 4 यूनिट सेल है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 × 1/4 1। तो इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना रहा, 1। तो ये यूनिट सेल कैसी होगी तुम्हारे पास, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी, ठीक है। लिख लो, ये बना लो एक बार, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, आप चाहो तो इसको पूरा ऐसे भी बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस वाले यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, मतलब इस वाले लैटिस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो ये लैटिस पॉइंट देखो कितने यूनिट सेल में डिवाइडेड है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 3 4 में कर रहा है तुम्हारे पास, है ना। इसको मानना मत, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ये 4 में तुम्हारे पास क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है ना। एक ये यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल की बात करूं, ये एक यूनिट सेल होगी तुम्हारे पास में, इसमें कितना हुआ, इसका 1/4 हो गया। तो एक इस यूनिट सेल में 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, तो टोटल इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना रहा, 1। तो ये प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर, ये बना लो, लिख लो इसके अंदर, 1 लैटिस पॉइंट इज शेयर्ड बाय 1 लैटिस पॉइंट 1 lattice point is shared by 4 unit cell, 4 unit cell. So effective number of lattice point in 1 unit cell कितना हो जाएगा भाई, 4 × 1/4 इज इक्वल टू 1। ऐसा भी आप देख सकते हो, यहां पे एंगल कितना है भाई, एंगल कितना बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो यहां से मैं देख सकता हूं 90/360, तो कितना होगा तुम्हारे पास 1/4। 1/4 इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, इसी में बताता हूं मैं नेक्स्ट एग्जांपल। लिख लेना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। ऐसा भी लिख लेना भाई, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। जो ये यूनिट सेल होगी एक, ये प्रिमिटिव होगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, सो प्रिमिटिव, अब देखो नेक्स्ट मैं यूनिट सेल बना रहा हूं, यहां पे नेक्स्ट यूनिट सेल बना रहा हूं, ठीक। जैसे मान लो मेरे पास ये एक यूनिट सेल है, दिस एंड दिस, ये एक यूनिट सेल मेरे पास है ना। और इसके ऊपर कितने लैटिस पॉइंट है, देखो, एक यहां पे ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक, ठीक। अब ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, ये तुम्हारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। इसका अगर इस यूनिट सेल की बात करूं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे तुम्हारे पास, कितने होंगे, एक तो तुम्हारे पास ये रहा, ये तो पूरा इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 प्लस, और एक ये रही तुम्हारे पास, मतलब इसका तुम्हारे पास में, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1/4 कर रहा है, अब 1/4 नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ एंगल बन रहा है इसके अंदर, 90 तो बन नहीं रहा तुम्हारे पास, एंगल तुम्हारे पास अलग अलग है। तो यहां पे मैं 1/4 नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि इन चारों की वजह से भी तुम्हारे पास इस यूनिट सेल में एक ही
लैटिस पॉइंट आएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है, यानी कि 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में नॉन प्रिमिटिव क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई। एक और मैं यूनिट सेल ले लेता हूं, यहां पे देखो, नेक्स्ट यूनिट सेल ले लेता हूं मैं दिस। बताओ ये प्रिमिटिव है या नहीं है? दिस इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव? हाँ जी, कैसी है ये? नॉन प्रिमिटिव। कितने इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे होंगे इसके अंदर। देखो कौन कौन से, देखो ऐसे ही, देखो जहां जैसे मैंने ये बनाया यूनिट सेल, ऐसे ही क्या होगा तुम्हारे पास, ऐसे क्या होगा बोलो, इसके ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे ही तुम्हारे पास इधर बनेगा, ऐसे ही तुम्हारे पास इधर बनेगा, है ना? तो अगर मैं इस लेटिस पॉइंट की बात करूं, कि देखो समझना है यहां पे, इस लेटिस पॉइंट ये कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है? 2 के अंदर हो रहा है, एक तो इसके अंदर और एक इसके अंदर। सिंपली तुम ऐसे देखो, एक तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और यहां पे अगर मैं कोई एक एटम रखता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये कितने में शेयर हो रहा है? आधा इसके अंदर, आधा इसके अंदर, यही तो होता है तुम्हारे पास। तो ये तो तुम्हारे पास कितने में शेयर हो रहा है? 2 के अंदर। तो इसके अंदर कितना पार्टिसिपेट आएगा? इसका आधा आएगा ना, हाफ इसका आएगा, तो कितना हो गया 1, तो ये हो गया, और साथ में 1/4 1/4 1/4 1/4, क्योंकि इस बार 1/4 क्यों हो गया? क्योंकि एंगल कितना है इनके बीच में? 90 हो गया। तो कितना हो गया तुम्हारे पास? 1 इसका हो गया, टोटल कितना हो गया 2, अब 2 हो गया, तो दिस इज ए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो 1/2 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। That's why this unit cell is non-primitive. This unit cell is non-primitive. चलो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना, उसके लिए क्या करते हैं कि आपको एक फॉर्मूला टाइप का लिखवा देता हूं, जिससे आप डायरेक्टली चेक कर पाओगे, है ना। चलिए, ये सबको समझ में आ गया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो कौन सा यूनिट सेल प्रिमिटिव है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव है? एक बार समझ में आ गया है तो जस्ट यस का रिप्लाई कर दो, नहीं समझ में आया है तो कोई रिप्लाई मत करो, ठीक है, क्योंकि ये तो आसान तरीका है, इसमें कुछ समझने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो लिखो इसके अंदर नोट करके लिखो, पार्ट्स ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नोट करके लिखिए, पार्ट्स ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यहां पे मैं लैटिस पॉइंट पे लिख देता हूं, क्योंकि ये भी तुम्हारे पास काम आएगा जब अपन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड, ठीक। लिखो इसके अंदर सबसे पहले 2 डायमेंशन, फर्स्टली लिखो पहला 2 डायमेंशन। जब मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा, ठीक है, तो एटम कहां कहां पे हो सकते हैं भाई? ये तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल मान लो 2 डायमेंशन है, या लैटिस पॉइंट कहां कहां पे हो सकते हैं बताना जरा, कहां कहां हो सकते हैं? हो सकता है तुम्हारे पास यहां पे हो, इसको बोलते हैं कॉर्नर। हो सकता है तुम्हारे पास यहां पे हो, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। हो सकता है तुम्हारे पास में यहां पे हो, इसको क्या बोलते हैं? एज, है ना। और भी पॉसिबिलिटी, 3 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर ये तो हो गया तुम्हारे पास कॉर्नर, ये हो गया तुम्हारे पास एज, और ये हो गया तुम्हारे पास बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इस टाइप की जब भी सिचुएशन होगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स
कितने होंगे भाई आपके पास में? देखो, अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो ये कितने में करता है? इस एक यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1/4। इसकी बात करूंगा तो 1/2, और इसकी बात करूंगा तो कंप्लीट इसके अंदर रहेगा 1। तो लिख लो इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लैटिस पॉइंट 1/2 इंटू एज पे जितने भी रखे हैं उतने लिख देना यहां पे, प्लस 1/4 इंटू कॉर्नर प्लस 1 इंटू बॉडी सेंटर। ये लो, ये निकालने का तरीका हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या फिर एटम्स। ठीक है भाई, चले आगे। ऐसे ही ये तो मैंने कहां लिखा है? 2 डायमेंशन के अंदर। अगर मुझे 3 डायमेंशन में लिखना हो, अगर मुझे 3 डायमेंशन में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले 3 डायमेंशन के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? ये बना लो, ये बना लो, ठीक है। एक तो मैं इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर रखता हूं दिस, जिसको अपन बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है। दूसरा, इसके कॉर्नर पे मैं बोल दूंगा, यहां पे कॉर्नर के ऊपर बोल दूंगा, ठीक। तीसरा, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर, इसको बॉडी सेंटर्ड। तीसरा मैं बोल देता हूं इसके फेस के ऊपर। एक फेस हो गया तुम्हारे पास, ऊपर वाला फेस। इधर जैसे तुम रूम का देख सकते हो, ये क्यूब तो नहीं है ना, लेकिन आप मान के चलो कि सारी साइड इक्वल है। एक फेस ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, दोनों साइड वाले हो गए, आगे पीछे वाले हो गए, है ना। तो फेस पे रख दूं मैं। और एक चौथा क्या हो गया तुम्हारे पास? एज, है ना। एज में कौन सा रखें? ये रख देते हैं, ये। एक ये है तुम्हारे पास, एक ये है तुम्हारे पास, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब लिख लो, ये पता होना चाहिए आपको। इसको बोला जाता है एज, इसको बोला जाता है कॉर्नर, इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर, और इसको बोला जाता है रेड वाले को फेस सेंटर, फेस सेंटर, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स वो क्या होंगे भाई? सबसे पहले कॉर्नर की बात करो तो कितना करता है ये पार्टिसिपेट? 1/8 करता है यूनिट सेल में, तो 1/8 इंटू कॉर्नर प्लस फेस वाला देखो 1/2 इंटू फेस, फेस वाला दो में तो करेगा। एक इसके ऊपर यूनिट सेल लगा दो, तो इसका तो ऊपर वाला फेस हो गया, उसका नीचे वाला फेस हो गया, है ना। तो एक यूनिट सेल में ये कितना करेगा तुम्हारे पास? 1/2 ही करेगा, ठीक है। प्लस 1/4 इंटू क्या? एज, प्लस 1 इंटू बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। ये लीजिएगा, रिमेंबर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एज के ऊपर रखा हुआ है ना, चाहे ये एज बोल दो चाहे ये एज बोल दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या होगा? उसका 1/4 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो ये होगा, फेस सेंटर्ड है तो 1/2 होगा, और कॉर्नर है तो 1/8 होगा। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखो, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल। मैं यहां पे 3 यूनिट सेल बना रहा हूं,
ये लीजिएगा। ठीक, पहले वाले पे मैंने क्या किया, ओनली इसके कॉर्नर्स पे रख दिए। ठीक है, ओनली कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं ना। ये लीजिएगा। ठीक, दूसरे वाले पे क्या किया मैंने, इसके कॉर्नर्स पे तो रखा ही रखा, साथ में इसके एक बॉडी सेंटर पे और रख लिया। ठीक, और इसमें मैंने क्या किया, इस पे मैंने क्या किया, कॉर्नर्स पे तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में इसके फेसेस पे और रख रहा हूं भैया ना। कितनी फेस है तुम्हारे पास, कितनी फेस है, 6 फेस है। तो देखो, एक तो ये नीचे वाला फेस, ये वाला फेस बनेगा नीचे, एक तुम्हारे पास ऊपर वाला फेस, एक इस साइड वाला फेस, एक इस साइड वाला फेस, एक फ्रंट फेस, ये रहा फ्रंट फेस, इसके सेंटर ये होगा, और एक तुम्हारे पास ये बैक फेस हो गया, इसका सेंटर तुम्हारे पास ये होगा। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर SC, दैट मींस सिंपल क्यूबिक। लिख लो, है तीनों क्यूबिक की, तीनों क्यूबिक ही है। ये सिंपल क्यूबिक हो गया, ये तुम्हारे पास BCC है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और ये हो गया तुम्हारे पास में FCC। ये अलग से अपन पढ़ेंगे, इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जस्ट ये एग्जांपल समझ लो। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, SC BCC FCC आप लिख लेना चाहिए इनका नाम। दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहां पे जो एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे होंगे एज वेल एज फेसेस पे होंगे। ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज द कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड, और ये है तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक, ओनली कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट बोलो 1 है ना। देखो इसमें जो है तुम्हारे पास, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, तो मैंने बताया 1, क्योंकि एटम्स कॉर्नर के ऊपर हैं, और कितने कॉर्नर्स के ऊपर है एटम्स, ये लैटिस पॉइंट 8 पे है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1 हो गया। ये क्या हो गई तुम्हारे पास में, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इसमें देखो तुम्हारे पास बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या लैटिस पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, एक तो 1/8 इंटू कॉर्नर, कॉर्नर पे कितने एटम्स है, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2। तो जो BCC होती है वो क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है, और FCC में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स n इज इक्वल टू 1/8 इंटू कॉर्नर प्लस 1/2 इंटू फेसेस। फेसेस पे कितने एटम्स है, 6 फेसेस, 6 एटम ही होंगे तुम्हारे पास में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 4। तो ये भी क्या हो गई तुम्हारे पास, नॉन प्रिमिटिव ये भी तुम्हारे पास नॉन प्रिमिटिव होगी। तो यूनिट सेल दो टाइप्स की हमने देखा, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होती है जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट क्या होता है, पर यूनिट सेल 1 होता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव एक से ज्यादा, अगर उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लैटिस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जेस्ट के एग्जाम में आया हुआ है। जेस्ट नहीं, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन लिखो, गेट देखिए, फॉर द गिवन यूनिट सेल, for the given unit cell of a two-dimensional square lattice, of a two-dimensional square lattice, which option lists all the primitive cell, which options lists all primitive cell, all primitive cell। ठीक, तो ये बना लो,
एक और बना लो लास्ट। ठीक है, आपको यूनिट सेल दे रखी है। पहली यूनिट सेल आपको ये दे रखी है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट। दूसरा यूनिट सेल आपको ये दे रखा है, दिस इज सेकेंड। ठीक, थर्ड यूनिट सेल आपको ये दे रखा है, दिस इज थर्ड। ठीक, फोर्थ यूनिट सेल आपको ये दे रखा है, नहीं ये 5 दे रखा है भाई, दिस इज 5। ठीक है, और फोर्थ यूनिट सेल आपको ये दे रखा है, दिस इज 4। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी दे रखी है उसमें से कौन सी प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना। ऑप्शन ए लिखो 1 and 2, ऑप्शन बी लिखो 1 2 3, 1 2 and 3, सी लिखो 1 2 3 and 4, और डी लिखो 1 2 3 4 and 5। ऑप्शन सी आसान सा है तुम्हारे पास में, है ना। देख लो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल किसमें 1 आ रहा है। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसको 1/4 इंटू 4 तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे ये मैं देख सकता हूं एटम्स ओनली कॉर्नर्स के ऊपर है, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने आएंगे तुम्हारे पास, 1 ही आएंगे। समझ में आ गया। इसको मैं कितना लिखूंगा, बॉडी सेंटर पे है, एक ही आ रहा है तुम्हारे पास यूनिट सेल के अंदर। इसमें देखो यहाँ पे इसके लिए कितना लिखूंगा, एक तो 2 तो फेसेस के ऊपर है तो 1/2 इंटू 2, और 4 तुम्हारे पास कॉर्नर्स के ऊपर है तो कितने हो गए, तो ये तुम्हारे पास एक लैटिस प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं होगा। और ये बताओ ये भी होगा तुम्हारे पास, एक ही तुम्हारे पास मिल रहा है, इसका मतलब 1 2 3 एंड 4 ये 4 जो है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए। चलें आगे, बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, वो मैंने ओनली इसलिए लिखवाया, देखो कॉर्नर्स के ऊपर इसलिए लिखवाया है कि जैसे ये है ना, इसमें तुम्हारे पास क्या है कॉर्नर, तुम्हें एंगल पता है क्या इसका, नहीं पता ना, इसका तुम्हें एंगल नहीं पता। ठीक है, तो अब मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता कि 1/4 इंटू 4, क्योंकि सब में 1/4 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं टोटल जब देखूंगा तो ये तुम्हारे पास में 1 ही लेटिस पॉइंट आएगा, इफेक्टिव लेटिस पॉइंट। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए मैंने लिखा है कि कॉर्नर्स पे अगर होते हैं तो वो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट 1 ही होगा। ठीक है, अब तुम्हें ये दिख ही रहा है भाई, मान लो कॉर्नर्स के ऊपर है ही नहीं इसके अंदर, तो अब तुम्हें यहां पे दिख रहा है ना, वो तो उसके लिए था कि अगर लेटिस पॉइंट कॉर्नर के ऊपर हो तो वो कॉर्नर पे ही रहने चाहिए, कहीं और नहीं रहने चाहिए, वो उसके लिए था। अब यहां पे तो कॉर्नर पे नहीं है, इसके अंदर आ रहा है, तो ऐसी मैं एक और यूनिट सेल बनाऊंगा तो क्या उस यूनिट सेल में ये लेटिस पॉइंट आएगा क्या, कि नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो इस यूनिट सेल में इफेक्टिव इसका कितना है तुम्हारे पास, 1 ही कंट्रीब्यूट होगा, तो ये 1 आ गया तुम्हारे पास, ये 1 तुम्हें दिख ही रहा है। इसका देखेंगे तुम्हारे पास, अब देखो ऐसे सिचुएशन के लिए अगर तुमने कॉर्नर्स के ऊपर बता दिए, ऑलरेडी कॉर्नर्स के ऊपर तुमने लेटिस पॉइंट बता दिया, तो अदर पोजीशन पे नहीं होना चाहिए प्रिमिटिव के लिए, लेकिन यहां पे अदर पोजीशन के ऊपर भी है, इसलिए क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर लिखो टाइप्स ऑफ लिखो टाइप ऑफ क्रिस्टल्स इन 2 डायमेंशन, types of crystal in 2 dimension, types of crystal in 2 dimension, types of crystal in 2 dimension। in 2 dimension, ठीक है।
तो उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लिखो इसके अंदर, टू डिफाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है ना, हम तीन यहां पे चीजें यूज लेंगे, ए बी एंड गामा। ए बी तो साइड होगी, गामा क्या हो गया, उनके बीच का एंगल हो गया। जैसे सिंपल मैं लिखूं, जैसे इसको फॉर एग्जांपल मान लो मैं ए बोल दिया, इसको फॉर एग्जांपल मान लो मैं बी बोल दिया, और इनके बीच का एंगल को मैंने क्या बोल दिया, गामा बोल दिया। तो टू डायमेंशन में क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास ए बराबर बी है और गामा 90 है, तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, स्क्वायर होगी ना। जब ए बराबर बी हो गया और गामा तुम्हारे पास 90 हो गया, तो तुम्हारे पास में स्क्वायर बन गया तुम्हारे पास। ठीक है, मैं बोल दूं कि ए बराबर बी है और गामा 120 है, कौन सा बन जाएगा, हेक्सागोनल बन जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं बोल दूं ए इज नॉट इक्वल टू बी है और गामा तुम्हारे पास 90 है, रेक्टेंगुलर बन गया। रेक्टेंगल में क्या होता है तुम्हारे पास में, रेक्टेंगल ऐसे ही तो होता है। इसको मैंने ए बोल दिया, बी बोल दिया, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, और गामा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है तुम्हारे पास, 90, तो क्या बन गया तुम्हारे पास, ये रेक्टेंगल बन गया। ऐसे अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो लिख लो इसके अंदर एक तरफ छोटी सी टेबल बना लो, है ना, एक तरफ लिख लो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तरफ लिखो ब्रेवियस लेटिस, और एक तरफ लिखो कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखो स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज, इधर मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं, दिस इज स्क्वायर प्रिमिटिव, दिस इज स्क्वायर प्रिमिटिव। इसमें क्या होगा तुम्हारे पास में, ए कंडीशन क्या होगी, ए बराबर बी एंड गामा आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और चाहो तो साइड में आप ये बना सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, गामा आपके पास में 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सेकंड लिखोगे, सेकंड इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में क्या होगा, रेक्टेंगुलर दो तरह की हो सकती है, देखो रेक्टेंगुलर दो तरह की हो सकती है। रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव एक को बोला जाता है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, और एक को बोला जाता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड, सेंटर्ड, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास ब्रेवियस तो दो तरह से हो सकते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसको एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, ए वेक्टर का मोड इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर का मोड, ठीक है। और गामा आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री, और ये कुछ इस तरह से बनती है। एक तो तुम्हारे पास ये बनेगी, और दूसरी तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर सेंटर की बात आएगी, सेंटर्ड की बात आएगी, तो ये बनेगी, ठीक है। और इसमें जो लेटिस पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होंगे, इसमें यहाँ पे, यहाँ पे, साथ में एक सेंटर के ऊपर होगा। क्लियर। तीसरा, थर्ड, थर्ड लिखिए इसके अंदर, थर्ड लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, दैट इज हेक्सागोनल,
हेक्सागोनल, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास हेक्सागोनल प्रिमिटिव ही होगा, हेक्सागोनल प्रिमिटिव, हेक्सागोनल प्रिमिटिव। और ये क्या होगा तुम्हारे पास, ए बराबर बी होगा, साथ में गामा तुम्हारे पास 120 डिग्री होगा। तो मतलब कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे ये तुम्हारे पास ए वेक्टर हो गया और 120 बनाने के लिए ये तुम्हारे पास बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इस तरह से, भले ही तुम्हें दिखने में सिमिलर नहीं लग रहा हो लेकिन तुम्हें बनाना सिमिलर है। इस तरह से ये कितना होगा तुम्हारे पास 120 डिग्री, और लैटिस की पोजीशन एक यहां पे होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी, इस तरह से, ठीक। फोर्थ लिख लो इसके अंदर, फोर्थ लिखो। फोर्थ आपके पास होता है ऑब्लिक, ठीक है। तो इसको हम, इसका एक ही यूज में होगा यहां पे, ब्रेवियस भी ऑब्लिक प्रिमिटिव, ऑब्लिक प्रिमिटिव। इसमें क्या होगा भाई, a इज इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जनरलाइज फॉर्म होता है इन सबका ये। जैसे ये मैंने यहाँ पे ए ले लिया और यहां पे मैंने ले लिया बी वेक्टर, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, और गामा फॉर एग्जांपल मान लो ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास ऑब्लिक। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, नोट करके लिखो, मेनली नोट करके, इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए आपको, है ना, क्या क्या कंडीशन होती है, नोट करके लिखिए। नोट करके लिखिए, इन टू डायमेंशन देयर आर 5 टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटिस, in two dimension there are 5 type of Bravais lattice and 4 type of crystal structure, 4 type of crystal structure, ठीक है। देखो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल ने तुम सेट का एग्जाम दोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे, तो डायरेक्टली पूछेंगे 2 डायमेंशन के अंदर कितने टाइप के ब्रेवियस लेटिस होते हैं, तो ब्रेवियस लेटिस कितने बताओगे, 5, जबकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितनी होगी तुम्हारे पास में, 4 होगी, है ना। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिए, टाइप ऑफ क्रिस्टल इन 2 डायमेंशन, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, ठीक है। ये अपन कल देखेंगे, लेकिन होते कौन कौन से हैं भाई, ये सी पी ओ आर, और घड़ी किसकी पहनते हो जनरली, एच एम टी, सी टी ओ आर एच एम टी, ये आपको याद रखना है ना। सी का मतलब होता है क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर का मतलब रैम्बोड्रेल, एच का मतलब हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो 7 तो इसमें क्या होंगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ब्रेवियस लेटिस कितने होंगे, 14 होंगे, 14 होंगे इसके अंदर। तो वो कैसे याद रखोगे, एक दो बार रिपीट कर लेना,
324 11 21 कर लो। जैसे क्यूबिक है ना, उसमें 3 तरह के तुम्हारे पास में ब्रेवियस लेटिस हो सकते हैं। कौन कौन से अभी तो पढ़ा है अपन ने, एससी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है। जबकि जो टेट्रागोनल है इसमें सिंपल क्यूबिक और बीसीसी ही होगा, ठीक है। जो ऑर्थोरोम्बिक है इसके अंदर सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एक होता है एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कल क्या होता है तुम्हारे पास में। तो इसके अंदर ये 4 टाइप के आ सकते हैं ब्रेवियस लेटिस, ठीक है। तो आप अब देखो, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, कि ऑर्थोरोम्बिक जो है वो कितने टाइप्स के उसमें ब्रेवियस लेटिस हो सकते हैं, है ना। वो डायरेक्टली पूछा हुआ था राजस्थान जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक वाला, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो इनको आप डायरेक्टली ऐसे याद रखो, CTOR HMT, तो आपको कल मैं याद करवा दूंगा। साथ में ये भी याद नंबर याद रखने होंगे ना, 324 11 21, 324 11 21, 2-3 बार याद करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये नंबर वाइज ही होना चाहिए, CTOR HMT, ठीक है। इसी के फॉर्म में लिखा है मैंने 324 11 21, है ना, 324 1121, ठीक है। तो वो मैं आपको कल याद करवा दूंगा कि इसकी 7 टाइप का तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जबकि 14 टाइप का ब्रेवियस लेटिस होता है। डायरेक्टली सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अपन इसमें सॉलिड में थोड़ा कल देखेंगे, और कल कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूंगा कि 9 बजे तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो जाए, है ना। 9 बजे टाइमिंग है तो 9 बजे स्टार्ट हो जाए, कि कम से कम हमें 2 सवा 2 घंटे सॉलिड को देने जरूरी हैं, तब जाके हमारा 15 से 20 दिन में कंप्लीट होगा, है ना, ठीक है। बाकी अपन कल देखते हैं। अभी आपका 10 मिनट में, 10 मिनट बाद EMT का क्लास होगा, है ना। तो ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनका EMT को उनका नहीं होगा क्लास, जो पहले से चल रहा है उनका EMT का क्लास होगा, ठीक है।